back again with a new chapter, that is chapter number 10 in social studies, the treeless grassland. As in the earlier chapters, we have studied about the three zones, that is torrid zone, temperate zone as well as the frigid zone. In this chapter, we will discuss about the temperate zone, that which region lies under the temperate zone. As the chapter name suggests, the treeless grassland, that the prairie region is lying under the temperate zone. So without any delay, let us start with the chapter. Chapter 10, the treeless grasslands. The temperate zone is located away from the equator between the tropics and the polar circle. अब देखिए बच्चों, टेम्परेट जोन क्या होती है? ऐसी जोन जहाँ पर ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है ना ही ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है. तो जो ट्रीलेस ग्रासलैंड्स एरिया है वो कौन सी जोन में लाई करते हैं? दे लाई इन द टेम्परेट जोन. ओके, एंड द टेम्परेट जोन लाई अंडर द tropics and the polar circle. Let us come to this map. Here it's the circle, Arctic Circle, and here it's the Tropic of Cancer. तो ये ट्रॉपिक है, ये सर्कल है, इन दोनों के बीच में क्या है? हमारा ग्रासलैंड है. ठीक है. नेक्स्ट, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये एंटार्क्टिक सर्कल है. इन दोनों के बीच में क्या है? ग्रासलैंड्स है. ओके स्टूडेंट्स. Next, as the name suggests, the place in this zone are neither too hot nor too cold. जैसा कि इसका नाम है कि ना ज़्यादा कोल्ड रहता है यहाँ का क्लाइमेट और ना ही ज़्यादा हॉट रहता है. The temperate zone has less rainfall, which usually falls in summer. टेम्परेट जोन में बच्चों ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, लेकिन हाँ जब भी रेनफॉल होती है तो ज़्यादातर समर सीजन में ही होती है. हेंस ओनली ग्रासेस ग्रो इन सच रीजन एंड इट इज़ नोन एज अ ग्रासलैंड. ऐसे रीजन में सिर्फ ग्रासेस ही ग्रो करती हैं. आई होप कि आप सबने ग्रासेस देखी होंगी, आप सबको पता होगा ग्रासेस क्या होती हैं. ग्रीन कलर की होती हैं, पार्क्स वगैरह में दिखती हैं. ठीक है, उनको क्या कहते हैं? ऐसे रीजन को ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स कवर मोर देन 1/5 ऑफ द लैंड सरफेस ऑन द अर्थ. ग्रासलैंड जो है वो हमारे अर्थ में कितना एरिया कवर अप करता है? इट कवर्स 1/5 ऑफ द लैंड एरिया. दीज आर इनॉर्मस एंड फ्लैट प्लेन्स ऑफ ग्रास विद वेरी फ्यू ट्रीज एंड बुशेस. ये जो एरिया होता है बहुत ही बड़ा एरिया होता है और फ्लैट होता है. ठीक है, जहाँ पे हमको ग्रासेस दिखती हैं. ग्रासलैंड्स में ज़्यादा ट्रीज नहीं दिखते हैं, ना ही ज़्यादा बुशेस दिखती हैं. सबसे ज़्यादा क्या दिखती हैं? ग्रासेस ही दिखती हैं. The summers are hot and winters are cold. ग्रासलैंड में क्या होता है? समर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं और जो विंटर्स होते हैं वो कोल्ड होते हैं. The rains are less, so forest cannot grow. जैसे कि हम लोग ने पढ़ा ना कि यहाँ पर बहुत ही लेस रेनफॉल है, तो जब लेस रेनफॉल, ज़्यादा रेन नहीं होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इसी वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं. द ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स. अलग अलग जगह पर अलग अलग नेम्स से हम लोग ग्रासलैंड्स को जानते हैं. द वेरियस ग्रासलैंड्स आर prairies in North America. नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड्स को क्या बोलते हैं? prairies. steppes in Russia, pampas in South America, velds in South Africa, downs in Australia. Now students, please look this map. This map is very important. Please go through this map very carefully. Okay, read to know. Every continent except Antarctica has grassland. Students, you know that सिर्फ एंटार्क्टिका को छोड़कर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सब में ग्रासलैंड्स आप लोग को मिलेंगे. ठीक है, तो एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हम लोग को ग्रासलैंड्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे. ठीक है.
Next, the prairies. One such vast stretch of sloping grassland is situated in the interior of North America. It is called prairies. अब एक ऐसा ग्रासलैंड है जो कि कहाँ मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, उसका क्या नेम है, प्रेरीज. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड प्रेरी विच मीन्स अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड. ये वर्ड कहाँ से हम लोग को मिला है, फ्रेंच वर्ड एक था प्रेरी जिसका कि क्या मतलब होता है, एक बहुत ही बड़ा सा ओपन एरिया, मतलब कि खुला हुआ एरिया जहाँ पे सिर्फ क्या मिलती हैं, ग्रासेस मिलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेरीज. नेक्स्ट, लोकेशन एंड लैंड. द प्रेरी इन नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको. जो प्रेरी है वो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे एंड अप होती हैं, मैक्सिको में. यू कैन लुक इन दिस मैप ऑल्सो. दिस स्टार्ट्स द Canada and it is this prairie is ending up at Mexico. Okay, and all this is the prairie region. This green color is the prairie region. Okay, next, it is located in the northern hemisphere, roughly between the equator and the north pole. ये कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो कि कहाँ पे लाई करता है, इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में. प्रेरीज की टू बिग रिवर्स के नेम है मिसिसिपी एंड मिसौरी. नेक्स्ट, प्रेरी मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेरी, अ लार्ज ओपन एरिया of grassland. You can also write grassland. Number 2, dash and dash are the two rivers which pass through this region, Mississippi and Missouri. Students, please write the correct spelling, okay? Next, climate and agriculture. In the prairies, the climate is extreme. prairies में climate कैसा होता है, extreme रहता है, जैसे कि ना ज़्यादा cold होता है और ना ही ज़्यादा hot climate होता है. The winters are cold and the summers are hot. Winters जो होते हैं वो cold रहते हैं यहाँ पे, और जो summers होते हैं वो hot होते हैं. Rainfall is moderate and occurs mostly in the समर सीजन. यहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं होती है, और हाँ जब भी होती भी है तो समर सीजन में होती है. दिस क्लाइमेट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ट्रीज टू ग्रो. यहाँ का जो क्लाइमेट होता है प्रेरीज का, वो सूटेबल, वो सही नहीं होता है. किसके लिए नहीं सही होता है, वो ट्रीज के ग्रो करने के लिए सही नहीं होता है. इसीलिए यहाँ पे आपको ज़्यादातर ग्रासेस ही मिलेंगी. ट्रीज आर रेयर इन द prairies. ट्रीज जो होते हैं बहुत ही कम मिलते हैं, कहाँ पर, प्रेरी रीजन में. बट ग्रासेस ग्रो क्विकली एंड आर वेरी टॉल. यहाँ पर ग्रासेस बहुत ही जल्दी ग्रो करती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी टॉल हो जाती, काफ़ी बड़ी ग्रासेस हो जाती हैं. द स्प्रिंग सीजन शोज द बेस्ट ग्रोथ ऑफ ग्रासेस. कौन से सीजन में ग्रासेस सबसे अच्छे से ग्रो करती हैं, स्प्रिंग सीजन में. Sometimes hot winds called chinook. समर्स में जो बहुत ही हॉट विंड जो ब्लो करती है उसको क्या बोलते हैं, चिनूक बोलते हैं. Which blow in some spring over the prairies help to melt the snow and make grazing possible. तो जो चिनूक जो होती है वो स्प्रिंग सीजन में, या कह सकते हैं समर्स में भी जो ब्लो करती है, वो किस लिए होती है, जिससे कि स्नो मेल्ट हो जाए और जो भी एनिमल्स हैं उनके लिए क्या हो जाए, सूटेबल ग्रेजिंग हो जाए, मतलब वो लोग जो भी ग्रासेस हैं वो ईट कर सकें ईजिली. द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स मिसिसिपी एंड मिसौरी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर अ बून फॉर द फार्मर्स एज दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन. अब यहाँ पे टू मेन रिवर्स है, काफ़ी बिग
काफ़ी बिग रिवर्स है ना, तो ये एक तरह से कह सकते हैं फार्मर्स के लिए बून है। बून मीन्स कि एक तरह से वरदान है फार्मर्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करती हैं? वाटर प्रोवाइड करती हैं फॉर इरिगेशन। प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है, ग्रासेस को भी वाटर की ज़रूरत होती है, तो ये रिवर्स प्लांट्स को वाटर देने के लिए बहुत बड़ा एक वरदान है फार्मर्स के लिए। दिस रीजन इज़ परफेक्ट फॉर ग्रोइंग व्हीट। ये जो रीजन है, पेरी रीजन है, ये परफेक्ट है। किसके लिए परफेक्ट है? फॉर ग्रोइंग व्हीट, एंड देयरफॉर इज कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसको बोला जाता है, इस जगह को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। These favorable conditions make the United States of America the largest producer of wheat in the world. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा व्हीट कहाँ मिलता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसीलिए इस जगह को भी बोला जाता है व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ कम टू दिस MCQ. द क्लाइमेट ऑफ पेरीज इज, yes, you all are correct, it's extreme. Next, vegetation and wildlife. This area was at one time covered with tall grasses for miles and miles together. काफ़ी टाइम पहले की बात है बच्चों, ये जो एरिया था एक समय में पूरी तरह से ग्रासेस से भरा पड़ा रहता था। It was the grazing ground for bison. Bison is a type of animal. ये एक जगह थी जहाँ पे बाइसन्स जो ग्रासेस को बस खाते रहते थे और इस जगह का कोई यूज़ नहीं था। But once the Europeans arrived on these lands, पर एक बार क्या हुआ? यूरोपियंस आ गए पेरीज रीजन में, और फिर क्या हुआ? दे सेटल डाउन, वो वहाँ पे रुक गए। दे यूज द पेरीज एज ग्रेजिंग लैंड्स फॉर देयर कैटल्स। उन्होंने उस जगह को अपने कैटल्स के लिए ग्रेजिंग लैंड बना लिया। लेटर दे क्लियर्ड द लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब जैसे जैसे उनके एनिमल्स ने सब कुछ, जितनी भी ग्रासेस थी सब खा ली, तो उसके बाद सारा लैंड क्लियर अप हो गया, साफ हो गया, तो उन्होंने उस लैंड को क्या किया? अपने लिए एग्रीकल्चर का लैंड बना लिया। नाउ दिस हैज़ बिकम द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और अब ये क्या बन चुका है? एक बहुत ही बड़ा रीजन बन चुका है फार्मिंग के लिए। ज़्यादातर यहाँ पे कौन सी चीज़ की फार्मिंग होती है? व्हीट की फार्मिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सेवरल स्मॉल एनिमल्स आर फाउंड विच इंक्लूड डॉग्स एंड सस्लेक्स। और भी यहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स मिल जाते हैं, जैसे कि डॉग्स मिलते हैं, सस्लेक्स मिलती हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सस्लेक इन दिस इमेज, ओके। These are community animals, and like other community animals, they gather seeds and store them. अब ये जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं? अगर इनको सीड्स मिल जाती हैं, ये सारी सीड्स को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और उसको अपने पास स्टोर करके रखे रहते हैं। दिस हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ। अब जैसे ये एनिमल्स हैं, इन्होंने सीड्स इकट्ठी कर ली, अपने पास गैदर कर ली। अब वहाँ पे गैदर करके भूल गए, क्योंकि इनके लिए ये सीड्स का कोई यूज़ तो होता नहीं है। अब गैदर करके जब भूल गए, वहाँ पे सीड्स से क्या हो गया? प्लांट्स हो गए। तो ये किस लिए हम लोग को हेल्प करता है? प्लांट ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं ये एनिमल्स। Another way by which they help in plant growth is by turning the soil over while digging burrows. अब कुछ एनिमल्स हैं इस जगह पे जो कि किस में रहते हैं? बरोज में। जैसे कि रैबिट है, वो क्या करता है? सॉइल में एक काफ़ी बड़ा सा गड्ढा डिग करके उसमें रहता है। तो अब उससे क्या होता है? सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। इसी तरह ये एनिमल्स भी हमको हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में। नेक्स्ट, बर्ड्स फाउंड हियर आर हॉक्स, आउल्स एंड ईगल्स। यहाँ पर कौन कौन सी बर्ड्स हमको मिलती हैं? हॉक्स मिलते हैं, आउल्स मिलते हैं और ईगल्स मिलते हैं। रेप्टाइल्स दैट फीड ऑन बर्ड्स एग्स ऑल्सो लिव हियर।
कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो कि बर्ड्स के एग्स खा जाते हैं, तो ऐसे रेप्टाइल्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के अलावा भी हमको कुछ इंसेक्ट्स मिलते हैं सच एज लबर ग्रास हॉपर, टाइगर, बीटल, हार्वेस्टर एंट एंड टम्बलबग आर फाउंड हेयर इन अबंडेंस। अबंडेंस मीन्स काफ़ी ज़्यादा ये एनिमल्स भी हमको यहाँ पे फाउंड मिल सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रासेस में सबसे ज़्यादा तो ग्रास हॉपर्स ही मिलेंगे, तो ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि ग्रास हॉपर्स वगैरह और ये सब जो एनिमल्स हैं ये हमको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ द फार्मर्स एंड ऑक्यूपेशन। अब पढ़ेंगे कि फार्मर्स की यहाँ पे लाइफ कैसी होती है और यहाँ पे ऑक्यूपेशन किस चीज़ का होता है। फार्म्स इन द पेरीज स्ट्रेच ओवर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स। यहाँ पे जो फार्म्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ एकड़ लैंड एरिया में फैले हुए हैं। ऑन एवरी फार्म देयर आर स्मॉल homesteads in which the farmer's family lives with the workers called cowboys। अब देखिए यहाँ पे जो भी फार्म है, हर फार्म में एक स्मॉल होमस्टेड बना है। अब होमस्टेड क्या होता है? होम्स ऑफ फार्मर्स एंड वर्कर्स। किसका घर होता है? फार्मर्स और वर्कर्स का घर होता है। हर एक फार्म हाउस रहता है, वहाँ पे एक होमस्टेड आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वहाँ पे वो लोग सब लोग रहते हैं। उनको क्या नाम से हम लोग जानते हैं? काउबॉयज। स्मॉल शेड्स आर बिल्ट टू कीप कैटल एंड फार्म मशीन। छोटे छोटे शेड्स भी बने होते हैं जिससे कि कभी रेनिंग वगैरह हो तो वो सब चीज़ें ख़राब ना हो, कैटल्स जो हैं वो सब गीले ना हो जाएं, भीग ना जाएं, इसलिए, ठीक है। दे यूज़ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। ये सब क्या यूज़ करते हैं? साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। प्लॉइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ये जो प्लॉइंग का प्रोसेस होता है, अब प्लॉइंग क्या होता है? एक तरह की टेक्निक होती है जिससे कि सॉइल को इधर से उधर किया जा सकता है, जिससे कि उसमें मॉइस्चर बना रहे। सोइंग क्या प्रोसेस होता है? सोइंग मतलब कि जिससे कि सॉइल में हम सीड्स को डाल दें और फिर एक प्लांट निकल आए। हार्वेस्टिंग मतलब कि जितने भी प्लांट्स ग्रो किए हैं, जैसे कि बीट यहाँ पे होता है, तो बीट को कट करके उसको सबको एक साथ गैदरिंग करके इकट्ठा रख कर उसको क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। व्हाट यू मीन बाय द थ्रेशिंग? थ्रेशिंग इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट्स। अब जैसे कि बीट हुआ, बीट में जो भी ग्रेन्स हैं, जो भी उसके सीड्स हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, उसको अलग करने की प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। एंड एट लास्ट विनोइंग। विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने देखा होगा वुडन सूप कहते हैं, सूप विनो जिसको कहते हैं, सूप जो होते हैं उससे क्लीनिंग की जाती है विलेजेस में। लेकिन यहाँ पर इतना जो ये पूरा प्रोसेस होता है ये किसकी हेल्प से होता है? मशीन की हेल्प से होता है। द स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इन द सिलोज इज डन थ्रू मशीन्स। अब जो भी फूड ग्रेन निकल के आए उनको किस में रखा जाता है? सिलोज में रखा जाता है। सिलो एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें सारे ग्रेन्स को रखते हैं। Huge harvesters are used to complete the work of hundreds of workers in few hours। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा क्वांटिटी में जब बीट वगैरह ग्रो करता है तो जो 100 वर्कर्स का जो वर्क होता है वो मशीन्स कितनी जल्दी कर देती हैं? बहुत ही कम आवर में, बहुत ही फ्यू आवर्स में ये पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है। Next, animal rearing is another important occupation in the open hilly land towards the west। यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ ही साथ एनिमल रियरिंग भी एक बहुत ही मेन ऑक्यूपेशन है। एनिमल रियरिंग मीन्स कि एनिमल्स को अपने पास रखना, उनकी केयर करना, उनको खिलाना, ग्रासेस खिलाना, ये सब भी प्रोसेस यहाँ पे होता है एनिमल रियरिंग का।
Here, the soil is not very fertile. Cattle rearing is done in ranches that are well equipped with modern machinery. Ranches are the large open एरियाज. अब देखिए यहाँ की जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, तो उसको किस तरह से उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द एनिमल्स. एनिमल्स वहाँ जाते हैं, ग्रास वगैरह ईट करते हैं, और फिर उन्हीं की हेल्प से थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉइल को भी मॉइस्ट करते हैं. ठीक है. Cattle are mostly reared for meat which is consumed locally or exported to Europe. अब यहाँ पे एनिमल की रियरिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ मीट. या इनका जो मीट होता है ना बच्चों, वो वहाँ के रहने वाले लोग भी खाते हैं, और वहाँ का जो मीट होता है वो अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट होता है. जैसे कि कहाँ एक्सपोर्ट होता है? मेनली यूरोप में. एनिमल्स आर ऑल्सो रियर्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. एनिमल्स और किस लिए यहाँ पे रखे जाते हैं? मिल्क के लिए, या मिल्क के और भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. वेल इक्विप्ड ह्यूज डेयरी फार्म्स आर लोकेटेड नियर द सिटीज़. काफ़ी अच्छे जो फार्म्स हैं, डेयरी फार्म्स, जहाँ पे आपको मिल्क प्रोडक्ट्स टाइप की चीज़ें मिलेंगी, वो कहाँ पे हैं? वो सिटीज़ के पास में मिल जाते हैं. Prairies are rich in minerals like lignite, coal and mineral oil. यहाँ पर कौन से मिनरल्स मिलते हैं? लिग्नाइट, कोल एंड मिनरल ऑयल. Ore crushing and oil refineries are well developed, but the most important industries are those of meat packing and flour mills. अब यहाँ पे देखिए, ओवर क्रशिंग भी हो जाता है, मिलती हैं ऐसी भी इंडस्ट्रीज़, और ऑयल रिफाइनरीज भी हैं. यहाँ पे ऑयल की भी इंडस्ट्रीज़ हैं, और मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं मिनरल्स वगैरह की भी इंडस्ट्रीज़ हैं. बट यहाँ पे जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसकी हैं? मीट पैकिंग की है और फ्लावर मिल्स हैं. फ्लावर मिल्स मीन्स एक तरह से जब ग्रेन को जो उसको अच्छे से पीस करके उसका आटा बना दिया जाता है, उसकी मील्स हैं. ठीक है. ये मेन 2 मील्स हैं यहाँ की इंडस्ट्रीज. ओके. नाउ here are the new words. This is very important. This can come in your half-yearly examination. Okay students, now I hope that you all have understood the whole chapter properly. Keep on studying at your home. God bless you students. Thank you.